जो होती है बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इसमें। हम्म। जो जैसे हमारे नॉर्मल लोगों के 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, हम्म। और 46 क्रोमोसोम होते हैं। इनके जो 21st वो होता है क्रोमोसोम होता है, उस पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है जिसको ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है। ठीक है। और इसको इसके क्या कहते डिफरेंट हैं इसको? सिम्टम्स होते हैं जिसमें ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है इसको। ठीक है। डाउन 20। डाउन सिंड्रोम को। ठीक है, वेरी गुड। और सर इसमें बेसिकली 3 फैक्टर्स आते हैं हमारे पास। एक तो हमें फिजिकल फीचर से पता चलता है कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम है। फिजिकल फीचर्स में उसके फ्लैट फेस आ जाता है, और उसके ईयर्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। ये हाइट में भी छोटे होते हैं, और ऐसे फिजिक इनकी थोड़ी वो सी होती है। हम्म। अम, जैसे हम कहें मोटे मोटे टाइप इस तरह होते हैं। और डेवलपमेंटल भी इनकी इश्यूज होते हैं जिसमें इनके डिलेज आते हैं। ज्यादातर स्पीच और मोटर डिलेज होते हैं इनकी जो है। मोटर उसमें ज्यादा फाइन और ग्रोस मोटर जो स्किल्स होती है उसमें इनके डिले होता है। उसके हम्म। अलावा जो है अक्सर मैंने तो जहाँ तक एक्सपीरियंस के डाउन सिंड्रोम के बच्चों के ज्यादातर मेडिकली इनको हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। हम्म। और इसके अलावा जो है बेसिकली इसका पता नहीं चलता, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह से टेस्ट होते नहीं है। लेकिन जो है आफ्टर बर्थ ही पता चलता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी पता चल जाता है अगर प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएं तो। हम्म। और आफ्टर बर्थ भी फिजिकल फीचर से पता चलता है कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। हम्म। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। और कौन बताएगा? सर जी मैं बताऊं। प्लीज। सर ये एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें एक जो चाइल्ड होता है वो बोर्न होता है, जो उसका 21st क्रोमोसोम होता है ना उसकी एक्स्ट्रा कॉपी होती है। तो मतलब अगर एक नॉर्मल चाइल्ड की 46 क्रोमोसोम के साथ बर्थ होती है तो इनकी एक एक्स्ट्रा होता है 47 क्रोमोसोम्स। तो जिसकी वजह से जो है ना इनकी ये इफेक्ट करता है इनका कैसे ब्रेन और बॉडी डेवलप हुई है, इस चीज को इफेक्ट करता है ना। और इसके बेसिकली तीन जो है वो डोमेन्स में इनके मतलब सिम्टम्स शो होते हैं: फिजिकल सिम्टम्स, कॉग्निटिव और बिहेवियर। फिजिकल में जो होते हैं फॉर एग्जांपल इनकी स्lanted और अपटर्न्ड आईज होती हैं, स्मॉल हैंड, फीट और ईयर्स होते हैं, फ्लैट नोज होगी और शॉर्ट नेक। इस तरह के सिम्टम्स फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। और इनके जो कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं उनमें ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल्स के इश्यूज आते हैं, लाइक उनकी वॉकिंग में और मूवमेंट में इश्यूज आते हैं। और लैंग्वेज डेवलपमेंटल जो उनकी स्किल्स होती हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स उनमें इश्यूज आते हैं, स्पीकिंग वगैरह में इनको इशू होता है। कॉग्निटिव स्किल्स में मसला होता है। और सोशल एंड इमोशनल स्किल्स में इनको इशू आता है। बिहेवियर सिम्टम्स में इनके स्टबर्ननेस आ जाती है और टेंट्रम्स वगैरह शो करना आ जाता है। डिफिकल्टी होती है इनको किसी भी चीज में अटेंशन पे करने में या फोकस करने में। और इनमें यह है कि अगर इनकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो वैसे तो ये एक लाइफ जो है ना वो लॉन्ग कंडीशन है। इसका प्रॉपरली क्योर जो है ना वो नहीं मौजूद, लेकिन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो हेल्प करती है किसी भी चाइल्ड को कि वो उसके फुल पोटेंशियल पे ना रीच करे। और वो हेल्प करती है चाइल्ड को कि वो थ्राइव करे फिजिकली एंड मेंटली। इसमें जो है वो जिसकी ट्रीटमेंट वगैरह आ जाती है इसमें फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आ जाती है। और इस तरह के बच्चे जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन जो स्कूल इस तरह के होते हैं ना वहाँ पे एजुकेशन जो है ना वो ज्यादातर हासिल करते वेरी गुड मैमोना, वेरी डिटेल में, बहुत डिटेल में आपने बताया। थैंक यू सो मच। और काफ़ी हद तक आई थिंक सो के क्लियर है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के हवाले से। बेसिकली इसके बेसिक रीज़न वही है, इनका ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम्स नॉर्मल जो है वो 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। लेकिन इसको हम 40 एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पेयर बन जाता है जिसमें जो कि टोटल जो है 47 बन जाए अगर क्रोमोसोम्स, तो देन चांसेस होते हैं ये जो बच्चा है डाउन सिंड्रोम के साथ होगा। और डाउन सिंड्रोम को बेसिकली एक 20 क्रोमोसोम की 21st जो की एक इजाफी कॉपी भी होती है, इसलिए 47 होते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बता दी हैं। ऑल द थिंग्स वर वेरी एक्यूरेट। ठीक है। सो इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लें मुझसे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ये?
डायग्नोसिस करना इसका बहुत इजी है। डाउन सिंड्रोम की टाइप्स के हवाले से हफ्सा का क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम की टाइप्स बेसिकली, एक जो टाइप है इसकी ट्राइसोमी 21 है, ट्रांसलोकेशन है, मोजेसिज्म है या जिसे मोजेक भी कहते हैं। ये थ्री टाइप्स हैं क्रोमोसोम्स की। ठीक है। सो जो ट्राइसोमी 21 है मोस्ट कॉमन टाइप है डाउन सिंड्रोम की। ठीक है। जिसमें बेसिकली एरर, सेल डिविजन्स में एरर्स की वजह से ये डायग्नोसिस होता है डाउन सिंड्रोम का। जो ट्राइसोमी 21 है मोस्ट कॉमन एरर की वजह से जो है 47 जो है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। और हर जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होता है। ठीक है। और ये सबसे कॉमन एक क्लासिक डाउन सिंड्रोम भी इसे बेसिकली कहा जाता है। ठीक है। सो सेकंड जो ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम है, टाइप क्रोमो डायग्नोसिस है डाउन सिंड्रोम का। इसमें भी it also has the extra chromosome 21। ठीक है। सो जो कि क्रोमोसोम 14 के साथ ज्यादातर अटैच हो जाता है। तो टोटल नंबर इसके जो है क्रोमोसोम्स के 46 ही होते हैं। लेकिन जेनेटिक इश्यूज इस कॉज करता है डाउन सिंड्रोम इसमें। ठीक है। सो इट मे बी लाइक इनहेरिटेड पेरेंट्स की तरफ से। ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक बैलेंस ट्रांसलोकेशन कैरियर यू कैन से। सो इसमें जो है मोस्टली जेनेटिक काउंसलिंग इज इम्पोर्टेंट इन दीज टाइप ऑफ केसेस, जो सेकंड टाइप है ट्रांसलोकेशन की। और जो थर्ड टाइप है मोजेक डाउन सिंड्रोम। ठीक है। ये भी कुछ जो है क्रोमोसोम नॉर्मल होते हैं, जैसे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें 47 नहीं होते। ठीक है। और कुछ क्रोमोसोम्स जो हैं ट्राइसोमी 21 वाले होते हैं, 47 क्रोमोसोम्स कुछ केसेस में। ठीक है। सो इसमें बेसिकली जो है सेल डिवीजन की एरर भी हो जाती है एम्ब्रियो में। ठीक है। अर्ली एम्ब्रियो एरर इसे हम कह सकते हैं। सो सिम्टम्स में भी माइल्डर, और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ अफेक्टेड सेल्स के कितने सेल्स अफेक्ट हुए हैं इस पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी क्या क्या सिम्टम्स होंगी मोजेक डाउन सिंड्रोम में। और ये काफी कम लोगों में मोस्टली होता है। ज्यादा कॉमन जो है वो ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम है, अमूमन डाउन सिंड्रोम के लोगों में देखी जाती हैं। सो ये तीन टाइप्स हैं डाउन सिंड्रोम की। ठीक है। सो इनका डायग्नोसिस जो है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी हो सकता है। बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे डायग्नोज हो जाता है, अर्ली डिटेक्शन भी हो जाती है डाउन सिंड्रोम की। और आफ्टर बर्थ भी इनका डायग्नोसिस होता है बच्चे की। जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम का है या नहीं। कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, आलमंड आईज होती हैं, जो शेप आईज की है वो आलमंड की तरह होती हैं, स्लेंटेड अपवर्ड। ठीक है, लाइक जापानीज पर्सन। और फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट स्टेचर होता है, और लो मसल स्टोन होती है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंटल फीचर्स हैं इन बच्चों में, माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है इन बच्चों में। डाउन सिंड्रोम में मोस्टली बच्चों में डाउन सिंड्रोम में जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, डिलेड स्पीच होती है। और मोटर डेवलपमेंट में भी इम्पेयरमेंट होती है, मोटर फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चों में काफी कम होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं इन स्किल्स में। लर्निंग चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। सोशल और इमोशनल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की निस्बत बहुत कम होती है। और इन बच्चों को अमूमन बहुत सारे अर्ली इंटरवेंशन अगर हो जाए इन बच्चों की, तो इनमें मल्टीपल स्किल्स जिनमें डेफिशिएंसीज हैं, चाहे वो ग्रॉस मोटर से रिलेटेड हैं, फाइन मोटर से रिलेटेड हैं, स्पीच से रिलेटेड हैं, लर्निंग चैलेंजेस हैं इनके, उनको काफी अच्छे तरीके से कवर किया जा सकता है। और मोस्टली जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे हैं, इनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे तरीके से इंगेज किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, हम एकेडमिक में इन्हें नहीं रख सकते, इसीलिए मोस्टली
इनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको स्पोर्ट्स में ही ज्यादा बेहतर तरीके से शेप अप किया जा सकता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। ठीक है। सो ये है बेसिक डायग्नोसिस है, बेसिक इंफॉर्मेशन है डायग्नोसिस के लिए एडीएचडी के। सो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन। हाँ, डाउन सिंड्रोम के साथ कोमोर्बिडिटी होती है, जैसे हार्ट इश्यूज इन बच्चों में। मैंने देखा है कि जो डाउन सिंड्रोम के मोस्टली बच्चे होते हैं उनके साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम भी चल रहे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ईटिंग रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, स्टोमिक रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। अगर बच्चा अभी अर्ली स्टेजेस पे है, छोटा है अभी, तो अमूमन वॉमिटिंग के इशू, उनको हाजमे के प्रॉब्लम्स जो हैं इस तरह के पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं अपने बच्चों को लेकर। ठीक है। सो जरा सी स्ट्रेस होती है तो दे दे कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस इसमें इन बच्चों में नहीं होती। जरा सी स्ट्रेस क्रिएट हुई, कोई न्यू इन्वायरमेंट हुआ, सो ये बच्चे वॉमिटिंग भी कर देते हैं। तो इस लिहाज से ये फिजिकली भी, मेंटली भी, और जो वीक होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है। सो ये इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द डाउन सिंड्रोम। If you have any question, you can ask me, or if you want to add any information, you can do it. सर आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. सर डाउन सिंड्रोम जो है वो कॉमोर्बिड और कौन कौन से डिसऑर्डर से हो सकता है, और कौन से डिसऑर्डर उसके साथ कॉमोर्बिड हो सकता है, लाइक डाउन पॉसिबिलिटीज क्या सिंड्रोम है? कोमोर्बिडिटी जो है ऑटिज्म के साथ भी है। कॉमन कॉमन जो कॉमोर्बिडिटीज हैं वो हार्ट के साथ है। ठीक है। हार्ट इश्यूज इन बच्चों में 50% केसेस जो डाउन सिंड्रोम के हैं उनमें 50% केसेस में हार्ट प्रॉब्लम, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स देखे गए हैं उन बच्चों में। इसके अलावा जो कोमोर्बिडिटी है, हेयरिंग इश्यूज हैं बच्चों में, एयर इन्फेक्शन या हेयरिंग लॉस। ठीक है। मोस्टली बच्चों में एयर इन्फेक्शन की वजह से हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। विजन के हवाले से कोमोर्बिडिटी है इन बच्चों की। कैटरेक्ट्स का प्रॉब्लम इन बच्चों में मोस्टली होता है। इसके अलावा विजन वीक होती है इन बच्चों की, ये भी कोमोर्बिडिटी है। इसके अलावा लो मसल टोन एक है, हाइपोटोनिया प्रॉब्लम। ठीक है। सो वो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मसल टोन जो है बहुत वीक होती है, लो होती है। ये भी कॉमन कोमोर्बिडिटी है डाउन सिंड्रोम के साथ। इसके अलावा जॉइंट लेक्सिटी का एक इश्यू होता है डाउन सिंड्रोम के साथ, ये भी बहुत कॉमन कोमोर्बिडिटी है डाउन सिंड्रोम के साथ। मोस्टली केसेस में इसको देखा गया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो होती ही होती है कोमोर्बिडिटी, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए, उसको डायग्नोज करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बहुत कॉमन है। ठीक है। डेवलपमेंटल डिलेज कोमोर्बिडिटी में बहुत कॉमन है। थायराइड जो है इन बच्चों का, इनमें भी हाइपोथायरोडिज्म एक इशू है। थायराइड का इशू है, ये कंजेनिटल या बाय बर्थ भी हो सकता है, एंड आफ्टर बर्थ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी कोमोर्बिडिटी काफी कॉमन है। इसके अलावा स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये भी काफी कॉमन कोमोर्बिडिटी है इनमें, डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। इनमें जो है इम्यून सिस्टम का बहुत ज्यादा इशू होता है, लिकीमिया का प्रॉब्लम या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे हम कह सकते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। ये भी एक कोमोर्बिडिटी है कॉमन डाउन सिंड्रोम के बच्चों के साथ। इसके अलावा साइकेट्रिक प्रॉब्लम इन बच्चों में अमूमन बहुत सारे केसेस में देखा गया है। एडीएचडी भी हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे, ऑटिज्म के साथ भी हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे, एंजाइटी और डिप्रेशन के साथ भी, चाइल्डहुड एंजाइटी और डिप्रेशन इनके साथ भी हो सकते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम इनको एक कॉमन डिजीज है, सेलिएक डिजीज, इससे मोस्टली कॉन्स्टिपेशन या फीडिंग डिफिकल्टीज हम कह सकते हैं। सो ये कॉमन कॉमोर्बिडिटी है डाउन सिंड्रोम के साथ। इसके अलावा एजिंग रिलेटेड इश्यूज इन बच्चों को होते हैं, जैसे कि एजिंग रिलेटेड डिजीजेस कौन सी हैं, कोई बता सकते हैं? तो बता सकते हैं एजिंग? मेमोरी इशू। हाँ, मेमोरी अल्जाइमर डिजीज है। ठीक है। ये भी
इन बच्चों में मोस्टली अर्ली ऑनसेट हो जाता है। अमूमन तो अल्जाइमर 50 के बाद या 60 के बाद उनके साइंस और सिम्टम देखने को मिलते हैं। और लेकिन इन बच्चों में अर्ली ऑनसेट हो जाता है अल्जाइमर का। 40s में भी मोस्टली अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। ठीक है। सो ये इस तरह के कॉमन जो है देखने को कोमोर्बिडिटीज मिलती हैं। और अमूमन 50% केसेस, 60-70, कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं 50% केसेस में हो जाते हैं, कुछ 70% केसेस में, 80% केसेस में। जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो ऑलमोस्ट जो मोस्ट ऑफ द जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो ये कॉमन कॉमोर्बिडिटीज हैं डाउन सिंड्रोम की, जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? और अगर कोई मैं मिस कर गया हूँ आप में से कोई, अगर अ, लगता है तो ये सर आपने एक टर्म मेंशन की थी, जॉइंट समथिंग, वो एक दफा रिपीट कर दें। और ये जो अल्जाइमर को आपने जो टर्म इसके लिए यूज की थी, ये भी रिपीट कर दें प्लीज। अल्जाइमर मैंने जॉइंट लेक्सिटी की एक टर्म यूज की थी। बेसिकली वो लो मसल टोन का इशू होता है इन बच्चों में। ठीक है। सो इंस्टेबिलिटी, मसल्स की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। जैसे हम ग्रॉस मोटर मसल्स हमारे प्रॉपर तरीके से हम भाग सकते हैं, चल सकते हैं, जंप कर सकते हैं, क्लाइंबिंग कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों में वो चीजें नहीं होती। इस इनकी जो इस लेवल पे मसल फंक्शनिंग है, जो नॉर्मली हम कर सकते हैं अपने ग्रॉस मोटर मसल के साथ, वो मसल मूवमेंट्स या फिर वो मसल टोन टोन जो है हमारी, इन बच्चों के साथ मैच नहीं करती। इन बच्चों की लो मसल टोन्स होती हैं। सो उसको हम हाइपोटोनिया कहते हैं। और जो जॉइंट लेक्सिटी की मैंने बात की थी, वो इंस्टेबिलिटी मसल्स की। और जो अल्जाइमर की मैंने आपको बात की थी, वो एजिंग रिलेटेड इशू है। अल्जाइमर जो है ये मोस्टली 50 के बाद अमूमन देखने को मिलता है। ठीक है। सो जो कि इन बच्चों में अर्ली ऑनसेट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है? बेसिकली अल्जाइमर जो है मेमोरी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब यूजुअली जब हम कहते हैं ना कि ये सठिया गया, ये वाली एक वो एक कॉमन स्लैंग वर्ड यूज करते हैं कि ये पर्सन सठिया गया। सठिया जाने का मतलब ये है कि 60 से ऊपर हो गए। सो 60 years प्लस अल्जाइमर जो है नॉर्मली की साइंस और सिम्टम्स नजर आती हैं, जब डे टू डे रोजमर्रा लाइफ में हमारी चीजें हम भूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। जिसको हम डिमेंशिया भी कह सकते हैं। डिमेंशिया का इशू जो है वो शुरू हो जाता है। अमूमन ये 60-65 के बाद शुरू होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ये जो अल्जाइमर का इशू है वो ये 40 या 50 से ही स्टार्ट हो जाता है। इनको चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसकी स्टेजेस हैं, कुछ अर्ली स्टेजेस हैं। अर्ली स्टेजेस में जो डिमेंशिया होता है वो इतना सवेयर नहीं होता। ठीक है। सो फिर मिडल स्टेजेस हैं, फिर लेट स्टेज है। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने लव्ड वंस को ही भूलना शुरू हो जाते हैं, अपने घर को भूलना शुरू हो जाते हैं, हम वाइफ को भूलना शुरू हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, अपने घर भूल जाते हैं। और बस ऐसे ही भटकना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस मैंने अल्जाइमर के सुने हैं जहाँ पे लोग जो हैं उन्होंने लगाया होता है कि हमारे जो दादा है या ग्रैंडफादर है वो गुम हो गए हैं, लापता हैं। सो क्यों क्योंकि क्योंकि उनको याददाश्त उनकी इतनी वीक हो चुकी होती है, लास्ट स्टेजेस लेट स्टेजेस में आ जाते हैं, जिसमें वो पहचानते नहीं, उनको भूल ही जाता है कि उनका कोई घर भी है, घर कहाँ पे है, घर का रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है। और इस तरह के इश्यूज की वजह से वो भटक जाते हैं कहीं पे, इधर उधर निकल जाते हैं कहीं पे। सो ये भी एक बहुत खतरनाक और एक स्केरी डिजीज है। आप कह लें कि आपको अपनी बीवी या अपना हस्बैंड ही या अपने बच्चे ही याद नहीं है। ठीक है। सो इट्स अ वेरी स्केरी, सो मोस्टली ये 60 to 65 के बाद इसकी साइंस और सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अल्जाइमर की जो लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, दे सेज के 20 year अर्ली अब जो है अल्जाइमर को डायग्नोज किया जा सकता है। कि अगर अभी अल्जाइमर नहीं किसी को भी हुआ और अगर उसके टेस्ट वगैरह हो जाएं
तो 20 years अर्ली ही अल्जाइमर डायग्नोज हो जाती कि इस पर्सन को अल्जाइमर होगा, इसको नहीं होगा, इसको होगा, इसको नहीं होगा। सो ये भी एक आजकल लेटेस्ट जो टेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनसे हमें पता चल जाता है अल्जाइमर के हवाले से। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन अबाउट द डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड एडीएचडी? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो और इसको इसी तरह से जहन में रखने हैं, हर एक बात को मेमोराइज कर लेने हैं, ताकि जब आप प्रैक्टिकली बच्चों को डील करें या ऑब्जर्व कर रहे हो तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। एडीएचडी 6 years के बाद और ऑटिज्म 3 years के बाद डायग्नोज होता है। 6 years से पहले हम एडीएचडी को डायग्नोज नहीं कर सकते और 3 years से पहले हम ऑटिज्म को डायग्नोज नहीं कर सकते। इसी तरह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और इसके भी डायग्नोसिस के डिफरेंट क्राइटेरियाज, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड इनडायरेक्ट, और टूल्स होना बहुत जरूरी है। जो भी आपने डायग्नोसिस करना है, यू मस्ट यूज द टूल, टूल सपोर्ट्स योर डायग्नोसिस। ठीक है, सो ये सपोर्टिव कंटेंट होता है बेसिकली, तो इससे आप आपके डायग्नोसिस को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, सो नोबडी कैन चैलेंज यू देन एट दैट सिचुएशन, अगर आपने टूल्स यूज किए हुए हैं डायग्नोज करने के लिए। वैसे तो हमें देख के ही चीजों का पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है जब हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल वी हैव टू लाइक गो विद द टेस्टिंग एज वेल। ठीक है, सो विदाउट टेस्ट, विदाउट टूल्स, यू शुड नॉट एवर डायग्नोज एनीबडी, क्योंकि उसमें फिर लीगल और अनएथिकल इश्यूज जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो चलें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, चेनिंग। तो अभी जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग द बिहेवियर। ओके, सो द सेक्शन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज increasing the behavior. So to increase the behavior, we use multiple strategies. Multiple strategies, जिसमें chaining is one of them. So if do you know anyone know about the chaining strategies before? सर मैंने पढ़ी थी चेनिंग, शेपिंग, एक्सटेंशन, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, वेरी गुड। आपने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़ी होगी गुलदेव, या आपने जी कुछ? सर, मैंने जो भी डिप्लोमा किया था उसमें मैंने ये पढ़ी थी, ठीक है, वेरी गुड। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, वेरी गुड। सो द सर मैं चेनिंग, बताऊं। ये सब प्लीज बताएं। सर ट्रेनिंग एक्चुअली एक टीचिंग स्ट्रेटेजी है जो मोस्टली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस या स्पेशल एजुकेशन में यूज होती है। इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं ना, उनको हम ब्रेक कर देते हैं स्मॉलर और मैनेजेबल स्टेप्स के अंदर। ठीक है, और ये यूजली जो हम स्पेशली यूज कर जिन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होते हैं ना, वो बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और डेवलपमेंटल डिले के साथ जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। So what we do in training, we basically break down the complex tasks into the smaller tasks, so which is very easy and understandable and teachable to the child with autism spectrum disorder or with the intellectual disabled child. Okay, so we make the things easy for the kids to understand it more appropriately. Okay, so this is basically the training procedures. So in training there are 3 phases. In the first phase, we basically assess the child, and we do the task analysis. In the first phase, we assess child, we make the task analysis, and then in the second phase, we take the baseline, like how many steps the child knows already. So we assess the child's mastery level, and then in the third phase,
we apply the chaining strategies like backward chaining, forward chaining, or the total task training, whatever suits to the child, we apply it to teach him. So let's discuss it one by one. So chaining is basically is a specific sequence of discrete responses. What is the discrete responses? What does it mean? Come on. सर आप बच्चे को ट्रायल देते हो डिफरेंट और फिर आप उसका रिस्पॉन्स लेते हो उस पर। Very good. Very good. So basically, discrete responses is a single specific behavior that can be counted, timed, or recorded because it occurs independently and has a clear start and clear ending. Okay, so it is called the discrete response. Like, for example, if you ask the child to clap hands, good job, you did it. So this is a discrete response. It has a clear starting. Like starting is when I asked him to clap hands and the child did the clapping. Then I ended it with the consequences, with the appraisal. Good job, you did it. So this is called the discrete responses. This is a single specific independent, you can say the behavior. So a specific sequence of discrete responses, each associated with a particular stimulus condition. When components are linked together, they form a chain that produce terminal outcome. Terminal outcome is the final result, your final learning. For example, if you want to teach a child to brush the teeth, so the terminal outcome should be like the child is brushing the teeth appropriately with 100% or 80% accuracy. Okay, if the child is doing it, that's a terminal outcome. So the starting behavior, the chain can be like just holding we are reinforcing the behavior, just holding the toothbrush. Okay, so we just reinforce it. We started with holding the toothbrush or opening the toothpaste or opening the tap. Okay, so we teach each and every step includes in the task analysis, step by step, one by one. And once all the steps are learned, so the terminal outcomes came like the child started brushing teeth independently. This is called the chaining procedure. So I actually explain it that there are three phases. The first one is the task analysis. The second is the checking the mastery level of the child, and the third is to applying the chaining strategy backward or forward or anything like total task training. So here is an example of chaining. The example is it starts with the ST. If we talk about the EU is basically the establishing operation. Establishing operation, we will discuss the establishing operation later on, inshallah. Let's start with the ST. A child needs to drink water. Okay. So I asked him to, the child is hungry, and I asked him to fix a bowl of cereal. Okay. So I made certain steps like response 1, response 2, response 3, response 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So there are 11 steps to make a cereal or bowl of cereal. Okay. So I made these 11 steps that I have to teach each and every step to build a skill in a child to making a bowl of cereal. So this is a skill I want to teach. So I will start with the first step, like response 1 is a get cereal from the cupboard. I will say, good job, you did it. Okay. So we are reinforcing that first step. We are teaching him the first step through, we can use the prompting strategies. We can prompt the child, we can hold his hand and we can just get the cereal from the cupboard. Good job, you get it. So rest of this task, the therapist is performing for the child. Okay. So once the first step is learned, we will focus on the second step. And the child has to perform the first step independently. Once he learned the first step, that's why we are teaching the second step. So he has to independently get the cereal from the cupboard. So once he did it, I will prompt the second step.
I will help him to get the milk from the refrigerator. So every time I ask him to make the bowl of cereal, so he has to get the cereal from the cupboard, and the second I will help him to get the milk from the refrigerator, so I can prompt him. So once he learns the second step, I will move to the third step. I'm prompting the third step, then the once the three steps are learned, so I will teach the fourth step again, and then once the fourth step is learned, I'll move to the fifth step. I will teach the fifth step again. So one by one, I'm teaching all the steps. Once all these 11 steps are learned, the child, will learn to make the cereal, bowl of cereal. So he learned to make the food for himself. So this is called the chaining procedure. So, but the important thing here to understand the next step is the reinforcement of the previous step. Like for example, step 2 is the reinforcement for the first step. Why? Because the second step is making him more closer to the terminal goal, which is uh, making a bowl of cereal. Okay, making the cereal. So it is making him more closer to the final step. So that's why the second step is the reinforcement for the first step. And then the same goes with the third step. Third step is the reinforcement for the second step because it is making him more closer to the terminal goal. Once he finished all these 11 steps, so he can eat the food. That is the reinforcement for him. So that's why every next step is the reinforcement for the previous step because the next step is making him more closer to the terminal goal. Okay. So the another thing to understand is that the first step is the ST. ST is basically the stimulus discrimination. What is the stimulus discrimination? Stimulus discrimination is your instruction. Is antecedent that creates a response. ST is anything that leads to a response. For example, whenever you are hungry, so you say, "Give me the food." So your hunger is the eel, the establishing operation that is the motive that motivates you to get the food. Your instruction to give me the food. So that's the ST. Or you can say it's a response as well. Like hunger is the ST, and that your request for food is your response. And once you get the food, you say, "Oh yes, I'm full now." So you are happy. So food is your reinforcement. So this is how things work. Basically, you should understand the ABC of behaviorism. A is the antecedent, B is the behavior, and C is the consequence of the behavior. Everything comes under this three-term contingency. So how do we learn? How do we learn? This is my question to all of you. How we learn? Why we are behaving the way we are currently behaving? Why we behave in a certain way? Okay, so all the behaviors are learned, but how did we learn all these behaviors? Can anyone explain? ऑब्जर्वेशन के सर थ्रू। सर इसमें एबीए के थ्रू हम लर्न करते हैं ना, एबीसी के थ्रू कोई Yes. एंटीसीडेंट होता है हमारा, जैसे कि अब हम आईबीटी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इसके लिए हमारा कुछ एंटीसीडेंट है, जैसे कि मैंने जॉब करनी है तो मुझे उसके लिए मुझे चाहिए एबीटी होना जरूरी है, आईबीटी होना जरूरी है उसके लिए। उसके लिए मेरा जो बिहेवियर है वो ये है कि मैं आईबीटी कोर्स मैंने ज्वाइन किया है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा जो मैंने अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरा कॉन्सिक्वेंस है, या फिर इसके बाद जो Certification क्लियर हो जाएगा, मेरा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो कॉन्सिक्वेंस होगा। Very good, Guldev. So whatever we learn it in some patterns. Those patterns are like A, B, and C. Three-term contingency or the four-term contingency. There is a four-term contingency as well. So we'll discuss it later on. First, let's discuss the ABC, three-term contingency. You are in an emergency. You are short of money.
and you are stuck somewhere. You were traveling and you stuck somewhere. You don't have money to keep to reach on your destination, or might be you are hungry as well. Okay, so you just lost your money, all your money. So now you don't have anything. You are in stress. You pick up your phone and you are calling your friend. So, for example, Memuna is calling Gulzeb, okay, for example, and she picked up the